हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स रिकॉर्ड। आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का जो रिलीज हुआ है उसको कवर करेंगे। ऑलरेडी जितने भी पीटी के मैगजीन्स आए हैं उनको हमने कवर कर लिया है एक्सेप्ट वन, दैट इज साइंस एंड टेक। काफी स्टूडेंट इसकी डिमांड कर रहे हैं, इसको मैं पार्ट में अपलोड नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए इसका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है रिकॉर्ड करके। कल शाम तक ऑलमोस्ट हो जाएगा पूरा कवर। तो पीटी 365 जो साइंस एंड टेक का भी है वो भी आपको कल शाम तक या फिर मंडे मॉर्निंग तक अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए हम ये इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको देखते हैं और उसके साथ फिर बजट भी आगे हम कवर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। बेसिकली ये 5 साल में हमारे इकोनॉमी का क्या ग्रोथ रहा है और फ्यूचर में क्या उसका प्रोजेक्शन हो सकता है, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है। तो इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो क्या फ्यूचर में रहने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पैरामीटर्स, ये उसको एनालाइज करता है। इसको प्रिपेयर कौन करते हैं? इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो इकोनॉमिक डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में ये प्रिपेयर किया जाता है। और इसको रिलीज कब किया जाता है? जिस दिन बजट रिलीज होना होता है उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको पार्लियामेंट में रिलीज कर दिया जाता है। एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री की, ये उसको समराइज मैनर में बताता है और फिर बताता है कि हमारे इकोनॉमी का शॉर्ट और मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट यानी कि फ्यूचर क्या होने वाला है। पार्लियामेंट में बजट से पहले इसको पेश किया जाने लग गया है और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। अब ये बजट को पॉलिसी पर्सपेक्टिव भी देता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक सर्वे जो है इसमें फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में पता होता है हमें, है ना, थोड़ा गैस लगाया होता है, उसी के हिसाब से फिर बजट को फ्रेम भी किया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी को कवर करता है, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी है, चाहे हमारी फिस्कल पॉलिसी है, चाहे बैंक्स के बारे में डिटेल है, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सबका डिटेल इसमें होता है। तो हमें बजट को प्रिपेयर करने में मदद करता है। तो इंडियन इकोनॉमी का एक तरीके से ये गाइड होता है, अगर हम इकोनॉमी को अच्छे से चलाना चाहते हैं उसमें हमें मदद करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो है ये इकोनॉमिक ट्रेंड जो भी कंट्री के अंदर चल रहे हैं उसके बारे में हमें बताता है। साथ में रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है, कहाँ का मोबिलाइजेशन होना चाहिए उसके बारे में बताता है। बाकी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रा, एम्प्लॉयमेंट, हर एक सेक्टर के ट्रेंड को ये प्रॉपरली जो है वो एनालाइज करके बताता है। सबसे पहले प्रीफेस दिया गया है इसके अंदर। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरम जो है उनकी निगरानी में प्रिपेयर किया गया है। और इस इकोनॉमिक सर्वे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर डोमेस्टिक ग्रोथ करनी है और इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो डी रेगुलेशन बहुत जरूरी है। रेगुलेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग ज्यादा होना, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होना। डी रेगुलेशन का मतलब लेक्स पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग को थोड़ा सा कम करना, ईज करना। तो डी रेगुलेशन की वजह से पॉसिबिलिटी है कि डोमेस्टिक ग्रोथ होगा, इनोवेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ग्लोबल लेवल के इकोनॉमी के लैंडस्केप को अगर देखा जाए तो 2024 में मेजर इलेक्शंस जो हैं वो ना केवल इंडिया में, बाकी कंट्रीज में भी कंडक्ट हुए हैं। इंडिया में तीसरी बार स्टेबल गवर्नमेंट जो है या सेम गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिली है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दिखाती है। तो आम सी बात है इकोनॉमिक पॉलिसी भी स्टेबल दिखेंगी। यूरोपियन अनसर्टेनिटी एक फैक्टर है ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि जर्मनी में इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो भी वहां पे फैली हुई है। तो इंडिया अगर देखा जाए जर्मनी के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हमारे यहाँ पे ज्यादा है। सिमिलरली फ्रांस के अंदर भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूरोप के अंदर हाई एनर्जी कॉस्ट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने आप को मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको खर्चा ज्यादा आ रहा है। चाइना के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद से खुद को इतना ज्यादा आप कह लीजिए कवर अप नहीं कर पाए हैं, या इतना ज्यादा ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्रोथ उनको नहीं मिला है। हालांकि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी हैं? सबसे पहले तो ग्लोबल स्लो डाउन का जो इम्पैक्ट है उसका फैक्टर इंडिया को कंसिडर करना होगा। इंडिया पहले एक्सपोर्ट जो चीजें करता था, अब इंडिया की वो चीजें जो है वो थोड़ी श्रिंक हुई हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो स्लो डाउन चल रहा है ना, काफी जगह पे रिसेशन का अंदाजा जो है कंट्रीज में लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। बाकी इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक एडवांटेज अभी भी है, क्योंकि इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है वो अभी भी बहुत हाई है।
यूरोप के अंदर, जबकि एजिंग पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, तो इंडिया अपनी यंगस्टर पॉपुलेशन को जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट में यूज कर सकता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, ये सारे जो सेक्टर्स है ना, इनके अंदर थोड़ा ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है एक तरीके से, क्योंकि अगर हमें सोलर सेक्टर में ग्रोथ करना है तो हमारे यहाँ की रॉ मटेरियल को यूज करना होगा, लेकिन रॉ मटेरियल जो सोलर सेक्टर में यूज होता है वो चाइना से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो क्रिटिकल सेक्टर है, जो फ्यूचर में इंडिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होंगे, उन सब में अगर हमें खुद की रिलायबिलिटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें अपने यहाँ की सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा विदाउट बीइंग रिलायंट ऑन द चाइना। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फोकस एरिया की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बहुत जरूरी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया को अपने सप्लाई चेन को रिजिलियंट और मजबूत बनाना होगा। फिर क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी इंडिया को काम करना होगा। जैसे इंडिया ई व्हीकल को प्रमोट कर रहा है डेफिनेटली, है ना, पर ई व्हीकल को जब बनाना है तो उसके लिए जो बैटरीज चाहिए, वो बैटरीज में जो मटेरियल है लिथियम आयन वगैरह, वो मटेरियल भी इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट तो है, लेकिन इंपोर्ट भी बहुत करना पड़ता है हमें रॉ मटेरियल का, जैसे कि बैटरीज का, तो ये चैलेंज हमें एड्रेस करना होगा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी इफेक्टिव हो सकता है, पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में इंडिया को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना होगा, और जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना, उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। हम मिलेट्स के प्रोडक्शन के ऊपर भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उसके कंजम्पशन को एनहांस कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट कर भी रही है। और मिलेट्स को आपको पता होगा, G20 समिट के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिलेट्स को श्री अन्ना जो था उसका टाइटल दिया था, श्री अन्ना। उसके अलावा डीरेगुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले डीरेगुलेशन में जैसे कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग जो है वो थोड़ी सी इजी करनी होगी, ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो बिजनेस का जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में मदद करेगी अगर डीरेगुलेशन हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट ज्यादा पैरामीटर्स का मॉनिटरिंग करना, या कह लीजिए गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ना रख के आसानी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर सकती है। इसके अलावा जो भी कंप्लायंस मैकेनिज्म है, रूल्स एंड मैकेनिज्म जो फॉलो किए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट से हमें इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की तरफ जाना होगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे इनोसेंट कोई है ना, उसको ना गिल्टी पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको इनोसेंट खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हर इंसान तब तक इनोसेंट होता है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता। तो ये प्रैक्टिस इंडिया के अंदर हमें प्रमोट करनी होगी। और अगर गवर्नमेंट कम इंटरफेयर करेगी तो इससे इनोवेशन जो है वो डेफिनेटली ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा बिजनेस कोर एक्टिविटी में आ पाएंगे। बाकी कंक्लूजन में यही चीज देखिए कि गवर्नमेंट का इवेंचुअली ये रोल होता है कि ग्रोथ को फैसिलिटेट करे, और इस केस में गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट कर सकती है, लेक्सेशन देके, थोड़ा इजीनेस रख के ये सब कर सकती है। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, दैट इज स्टेट ऑफ इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। जो ग्लोबल इकोनॉमी है एवरेज 3.3% 2023 में ग्रो होने का जो वो था, उसका जो ग्रोथ है वो देखने को मिला है, जबकि आईएमएफ ने बोला था कि 3.2% तक का ग्रोथ जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में रहेगा अगले 5 साल तक। लेकिन ये ज्यादा रहा है, आईएमएफ की प्रोजेक्शन से भी ज्यादा रहा है। बाकी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है, खास करके यूरोप और एशिया में, क्योंकि सप्लाई चेन वीक हुआ है। ग्लोबल लेवल पे रिसेशन का जो कयास है वो लगाया जा रहा है। सर्विस सेक्टर डेफिनेटली अच्छा कर रहा है, डिफरेंट इकोनॉमीज को सपोर्ट कर रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में इन्फ्लेशन के अगर प्रेशर को कंसिडर किया जाए तो इन्फ्लेशन डिफरेंट इकोनॉमीज में थोड़ा कम हुआ है, डाउनवर्ड उसका जो स्लोप है वो गया है। तो डिसइन्फ्लेशन जो है ना, थोड़ा सा वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब डिसइन्फ्लेशन कहा जा रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है, और आगे चल के हो सकता है दोबारा से महंगाई थोड़ी थोड़ी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाए। अब डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, जैसे महंगाई, चीजों का दाम जो है वो बढ़ जाना। डिसइन्फ्लेशन का मतलब भी होता है चीजों का दाम बढ़ना, लेकिन कम रेट पे बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिछले 5 दिनों में जो चीजों का दाम है वो 5% के हिसाब से बढ़ा, लेकिन आने वाले आगे 1 महीने में वो जो दाम है ना, वो केवल 1% के हिसाब से बढ़ रहा है। रेट अभी भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी है, बट उसका जो पेस है वो स्लो हो गया है, उसी को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ये टर्म्स आपको यहाँ इकोनॉमिक सर्वे से निकाल के अच्छे से स्टैटिक में पढ़नी है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का मेन मुद्दा यही है। प्रीलिम्स में यहीं से चीजें घूमेंगी, है ना, क्वेश्चन का यहीं से वो लगेगा। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो ग्लोबल लेवल पे मिडल ईस्ट में जो है वो टेंशन देखने को मिला, जैसे सुएज कैनाल जो था वो ब्लॉक हो गया था कुछ टाइम के लिए। फिर जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, जो
कि ग्लोबल कंसर्न्स को दर्शाता है। वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, मतलब ट्रेड में जो टेंशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जो रिजिलियंट ग्लोबल ग्रोथ का ट्रेंड है 2024 का, अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड आपको मार्च से सितंबर के मंथ में कांस्टेंट नहीं दिखेगा। पहले ग्रोथ फॉल डाउन हुआ है, फिर से ग्रोथ जो है वो कवर अप कर रहा है खुद को। और यहाँ पे इकोनॉमीज को कंपेयर किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं जो एडवांस्ड इकोनॉमी है उनके अंदर ग्रोथ आ रही है, बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनके अंदर स्टेबिलिटी है, सेम लेवल ऑफ ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है। इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.4% बोला जा रहा है 2025 के साल में। अच्छा, रियल और नॉमिनल जीडीपी मैंने पीटी 365 इकोनॉमी में भी कवर करके बताया था। आपको ना सुनने में थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए वो कमेंट में पूछ भी रहे थे नॉमिनल और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि अब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है ऑल अक्रॉस द ईयर ऑन द सर्टेन बाउंड्री उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जीडीपी है ना। जैसे एक टेरिटरी के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस किया गया है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वही जीडीपी है। नॉमिनल कब होगा? जब आपने जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम जो महंगाई, जो इन्फ्लेशन का फैक्टर था ना, उसको कंसीडर नहीं किया। मतलब इन्फ्लेशन के जो रेट थे, गुड्स एंड सर्विसेज के इन्फ्लेशन के हिसाब से जो भी रेट थे, आपने उन्हीं में कैलकुलेट कर लिया नॉमिनल जीडीपी को। रियल जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि आपने जब जीडीपी को कैलकुलेट किया तो गुड्स एंड सर्विसेज के फैक्टर को डालते टाइम आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंसिडर किया। आपने देखा इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए जीडीपी कैलकुलेट किया, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। डिमांड साइड की बात करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर है वो आगे चल के इंक्रीज हो सकता है, खास करके रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में। सप्लाई साइड में अगर देखा जाए तो रियल ग्रॉस वैल्यू एडिड भी ग्रो होगी। ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होती है कि एक होती है किसी प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू, उसमें से इंटरमीडिएट वैल्यू को माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार बन रही है तो कार के अंदर जो व्हील लगे हैं, और भी चीजें कार के अंदर छोटी छोटी चीजें लगी हैं, उनके दाम को, जो इंटरमीडिएट गुड्स थे उन गुड्स के दाम को माइनस कर देना कार के फाइनल दाम में से, क्योंकि फिर वरना डबल प्राइस कैलकुलेशन हो जाएगा, दो बार एक ही चीज का प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। सेक्टर परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो होगा, इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो भी ग्रो होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन लगाया गया है, सर्विस सेक्टर भी ग्रो होगा। सर्विस सेक्टर में आपके फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और बाकी सर्विसेज आती हैं। इंडिया का अगर ग्रोथ देखा जाए डेकेड के हिसाब से, तो उसमें थोड़ा सा जो आप बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर जीवीए, ये आपका 2025 का प्रोजेक्शन है। एग्रीकल्चर जीवीए आने वाले साल में बढ़ेगा, इंडस्ट्री का ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बढ़ेगा, लेकिन सर्विसेज का कहा जा रहा है कि कम होगा। बाकी सारा जीडीपी ओवरऑल देखा जाए तो वो कम होगा 2024 के हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। डिफरेंट चैलेंजेस होते हुए भी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा अच्छा है। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है उसकी हेल्थ और सर्विस कैसी है उसके बारे में हमें वैल्यू बताता है, उसकी ग्रोथ के बारे में बताता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल के द्वारा ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ये रिलीज किया जाता है। खास करके सर्विस के सेक्टर में इसका एक्सपेंशन जो है फर्स्ट हाफ में 2025 में देखने को मिलेगा, बाद में थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, इसीलिए सर्विसेज जीवीए जो है वो 2024 के कंपैरिजन में कम है। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से मापते हैं, तो कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सॉफ्ट होगा, इजी हो जाएगा। जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन है उसमें रूरल और अर्बन दोनों आते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि जो आप खर्चा कर रहे हैं ना पैसे का, उससे आप एसेट क्रिएट कर रहे हैं, फिजिकल एसेट, जैसे मशीनरी लगा दी, हॉस्पिटल बना दिया, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सटर्नल सेक्टर की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है उसका 7th लार्जेस्ट शेयर है ग्लोबल लेवल पे सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने में, और इंडिया इसमें अच्छा कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड में देखा जाए तो पिछले 6 सालों में ये देखने को मिला है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 6% से 3.2% पहुंच चुका है। और पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो फॉर्मल सेक्टर है ना वो भी एक्सपैंड हुआ है, क्योंकि नेट लेवल पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्रिप्शन बढ़े हैं। ईपीएफओ में उन्हीं का अकाउंट होता है जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। फिर अल्टीमेटली यही चीज बताइए कि इंडिया को अपना ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अगर इंप्रूव करना है तो ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होंगे, और थोड़ा सा डीरेगुलेशन जो है उसको पुट करना होगा या डीरेगुलेशन लेके आना होगा। पर एक्सटर्नल के जो रिस्क है, इन्फ्लेशन, ग्लोबल स्लोडाउन, उसके ऊपर भी इंडिया को अपनी कॉशियस पॉलिसी फ्रेमवर्क रखनी होगी। सेकंड चैप्टर आपका मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर है, द कार्ट एंड द हॉर्स। बैंक का जो क्रेडिट है, यानी कि बैंक जो लोन वगैरह देता है उसमें काफी इंक्रीमेंट देखने को मिला है करंट फाइनेंशियल ईयर में।
अब मतलब ये देखने को मिला है कि बैंक का क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है। पर फिर आरबीआई ने थोड़े से रेगुलेशन जारी किए कि ऐसे आप अंधाधुंध पैसा नहीं बांट सकते, अंधाधुंध लोन मत दीजिए, तब इन्होंने ये चीज कंट्रोल करी, बैंक ने क्रेडिट देना थोड़ा कंट्रोल किया। तो अब कहा जा रहा है कि क्रेडिट का ग्रोथ वैसे ही चल रहा है, बराबरी में आ रहा है जैसे डिपॉजिट का ग्रोथ है, जितना डिपॉजिट हो रहा है उसी के हिसाब से बैंक अब क्रेडिट देना जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ है, उसमें इंप्रूवमेंट आया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हुआ करता था उसमें थोड़ा सा फॉल हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि किसी ने मान के चलिए लोन लिया बैंक से, पर उस लोन के ऊपर ना तो उस इंसान ने इंटरेस्ट दिया है ना ही प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, 90 दिन से ज्यादा हो गए उसने उसको ड्यू रखा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को। जब वो 90 डेज से ज्यादा ड्यू हो जाता है तो उसको एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसके अलावा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो जो है वो भी बैंक का बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से अच्छी खासी अमाउंट का कैपिटल अपने पास अलग से रख रहा है, ताकि अगर कोई नौबत आती है, कोई विपत्ति आती है तो बैंक उसको हैंडल कर पाए। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो एसेट की क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली बैंक्स के अंदर बढ़ी है। जैसा हमने देखा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो रेशो है वो डिक्लाइन हुआ है पिछले 6 सालों में। आपको ये फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करने हैं। देखिए 18 से 24 तक का दिया है ना। फिर इसके अलावा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो जो है वो भी इंप्रूव हुआ है सितंबर 2024 में। प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर जो है उनका वो जो क्रेडिट देते हैं मतलब लोन वगैरह देते हैं वो उसमें थोड़ा सा अभी भी फॉल है एज कम्पेयर टू द अदर इकोनॉमी। जैसे आप यूएस यूके जापान में जाते हैं ना, वहां पे प्राइवेट बैंक आसानी से क्रेडिट दे देते हैं। इंडिया में अभी भी वो बैंक का जो क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर वाले जो क्रेडिट देते हैं वो अभी भी कम है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर देखा जाए तो रीजनल लेवल पे रूरल बैंक के जो ब्रांचेस हैं उनकी संख्या 15 सालों से काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसमें काफी इंप्रूवमेंट पिछले 3 सालों में देखने को मिला है। इसके अलावा जो डीमेट अकाउंट है, डीमेट जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले अकाउंट होते हैं उनकी संख्या बढ़ी है। आईपीओ जो है उनकी संख्या बढ़ी है। फिर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा स्टॉक मार्केट उसका कैपिटलाइजेशन जो है बढ़ा है, मतलब ज्यादा कंपनीज रजिस्टर हुई है स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा डेवलपमेंट अगर इंश्योरेंस सेक्टर में कंसिडर किया जाए तो इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब जो है वो ग्रो हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रो हुआ है और इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है वो डिक्लाइन हुआ है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कि टोटल इंश्योरेंस का प्रीमियम एज कंपेयर टू द जीडीपी कितना जा रहा है, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये दोनों अलग अलग टर्म है। ये टर्म ऑलरेडी मैं आपको पीटी 365 इकोनॉमी में करवा चुकी हूँ, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो ड्रॉप हुआ है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है वो स्टेबल है, जैसे हेल्थ वगैरह में ले लिया है ना। पेंशन सेक्टर में अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं सब्सक्राइबर का जो संख्या है वो इंक्रीज हुआ है। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 निकाला गया था। उसमें बोला गया कि इंडिया का जो ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू है वो मॉडरेट हो गया है, मतलब 45.9 था वो 44 हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी के लेवल पे देखा जाए तो 1/5 जितने हमारे रिपोर्टेड साइबर इंसिडेंट होते हैं वो थोड़े से उसकी वजह से बैंक जो है वो काफी इफेक्ट हुए हैं। आईएमएफ की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो भी ये बोलती है कि साइबर अटैक जो है उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस काफी ज्यादा हुआ है। इंसॉल्वेंसी का जो लॉ है काफी इफेक्टिव है, मतलब लोग जो है वो बैंकरप्ट अब कम, आप ऐसे समझिए कि लोग बैंक को ठगते नहीं है ना। बाकी ये कहा गया है कि फाइनेंशियल मार्केट अभी भी डोमिनेट रहेगी, फाइनेंशियलाइजेशन का फिनोमिना जो है वो चलता रहेगा, पर इसको थोड़ा सा हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। अंधाधुंध तरीके से लोग स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी पैसा लगा के स्टॉक मार्केट कोई बार हाइप कर देते हैं, उसको कंट्रोल करने की जो है वो जरूरत है और इसके ऊपर थोड़ा रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट को रखना होगा। थर्ड चैप्टर एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में है, उसकी बात करते हैं। इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो रिजीलियंट दिखा रहा है, यानी रिवाइव हो रहा है, इवन अगर ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक स्लोडाउन भी चल रहा है तो। इसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर में कुछ शॉक देखने को मिले हैं, जैसे कि रेड सी के अंदर डिसरप्शन देखने को मिला था जहां पे ट्रेड रूट जो था वो ब्लॉक कर दिया गया था। फिर हॉर्मुज स्ट्रेट में भी कंफ्लिक्ट देखने को मिला था। हॉर्मुज स्ट्रेट आपका पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कुछ अनसर्टेनिटी जो है वो ट्रेड रूट्स में रही है, जैसे पनामा कैनाल जो है वहां पे सूखा पड़ गया था, है ना। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल लेवल का जो इन्फ्लुएंस होता है, जिन कंट्रीज का मैरीटाइम बॉर्डर होता है उनका जो पॉलिटिकल उस टाइम पे टर्मोइल चल रहा होता है कंट्री के अंदर, वो भी ट्रेड को कई बार इन्फ्लुएंस करता है। ग्लोबल लेवल के अगर आप ट्रेड डायनामिक्स देखेंगे तो 2018 से 24 के बीच में देखिए काफी अप डाउन रहे हैं ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी में। हालांकि अब 2024 में दोबारा से ग्लोबल ट्रेड जो है वो रिवाइव कर रहा है। इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम
हम मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट इंडिया का देखें तो इंक्रीज हुआ है, पहले 9 महीनों में इंक्रीज होने का बोला भी गया है 2025 में। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट का मतलब एक्सपोर्ट जो है वो आपका कम है, इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया के ये ट्रेड डेफिसिट जो है मर्चेंडाइज में वो वाइडन होगा। नॉन पेट्रोलियम और नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया का अच्छा रहेगा, मतलब इंडिया इसमें अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर पाएगा, 2025 का ये प्रोजेक्शन है। टैरिफ पॉलिसीज की अगर बात की जाए तो फ्री ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कंट्रीज को कहा जा रहा है कि आप जब ट्रेड होता है आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो टैरिफ कम लगाइए। टैरिफ माने टैक्स समझ लीजिए, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। नॉन टैरिफ मेजर्स भी डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा लिए जाते हैं। कोई कंट्री क्या करते हैं, टैक्स नहीं लगाते इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे, क्या करते हैं, क्वालिटी चेक का स्ट्रिक्ट रूल लगा देते हैं, इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ मेजर, है ना। तो दिखाया जा रहा है कि कैसे नॉन टैरिफ मेजर को यूज किया जा रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स जो है उनका ट्रेड इफेक्ट होता है जब डिफरेंट कंट्रीज नॉन टैरिफ मेजर्स लगाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज और सर्विस में ग्रो हुआ है। मतलब फर्स्ट 9 मंथ जो है उसको मतलब ग्रो होने का आशंका बताया है पहले 9 महीनों में। अच्छा, मर्चेंडाइज का मतलब क्या, गुड्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। सर्विस माने सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ थोड़ा ज्यादा है। इंपोर्ट जो है वो डेफिनेटली इंडिया करता है ज्यादा, क्योंकि हम लोग ऑयल और एनर्जी के लिए फॉरेन पे डिपेंडेंट है ना, बाकी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। बाकी इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन सर्विस का मैक्सिमम पोटेंशियल है, यानी कि इन सर्विसेज को हम मैक्सिमम लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के मामले में सेकंड नंबर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। कौन कौन सी इनिशिएटिव इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट को ईज करने के लिए लिए गए हैं? इंडिया लॉजिस्टिक हब जो है वो डेवलप कर रहा था कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस ईजी किया जा सके। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो है वो डाली जा रही है। EBRC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो है सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं क्वालिटी वगैरह के। ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है ताकि डिफरेंट कंट्रीज जहां पे एक्सपोर्ट आप करना चाहते हैं उनके साथ का कनेक्शन जो है वो ऑनलाइन मैनर में सेटअप किया जा सके। फिर DGFT मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये एक्सपोर्ट या ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाली ऐप है। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर देखा जाए तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब होता है, जब आप इंपोर्ट हद से ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। अगर करंट अकाउंट के मामले में देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंडिया का 1.2% ऑफ GDP पे खड़ा है। और नेट सर्विस रिसीट जो है वो इंडिया का इंक्रीज होगा फ्यूचर में। देखिए, डेफिसिट दो तरीके का है, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिर आपका कैपिटल अकाउंट। इंडिया का करंट अकाउंट में हमेशा डेफिसिट रहता है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर जो हम ट्रेड करते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि इंडिया के लोग जो है वो फॉरेन में कितना इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन की स्टॉक मार्केट में, और फॉरेन वाले हमारे यहाँ कितना इन्वेस्ट करते हैं, असेट कितना खरीदते हैं, ये सब कैपिटल अकाउंट में जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया का कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है, करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चल रहा है। अब FDI अगर देखा जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसका जो फ्लो है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है और आने वाले टाइम में भी बोला जा रहा है इंक्रीज होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया मेंटेन करके रखता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया का क्या क्या आता है, इंडिया एक तो फॉरेन करेंसी एसेट जो है उसको होल्ड करके रखता है, गोल्ड को होल्ड करता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो कि IMF के द्वारा जारी किए जाते हैं उनको होल्ड करता है, साथ में रिजर्व ट्रेंच पोजीशन भी इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है। एक्सटर्नल लेवल पे इंडिया कितना डेट या कर्जा लेता है, अगर उसकी पोजीशन देखी जाए तो ये स्टेबल रहा है, इतना ज्यादा इंडिया जो है वो डिपेंडेंट नहीं है फॉरेन से डेट लेने को लेकर। इंडिया का एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो जो है वो 19.4% पे है। तो ग्लोबल लेवल के ट्रेड डायनामिक्स बदल रहे हैं, इंडिया को भी अपनी पॉलिसी जो है उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी बदलने की जरूरत है ताकि इंडिया कॉम्पिटेंट बना रहे। इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर डेफिनेटली रिवाइव हो सकता है, क्योंकि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो लगातार है और हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट में अच्छा कर रहे हैं। अब चैप्टर 4 की बात करेंगे, दैट इज अबाउट द प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक। देखिए, इसमें ग्लोबल इन्फ्लेशन की जब बात की गई तो कहा गया है कि 2024 में ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो 5.7% तो जो है वहां तक डिक्लाइन हो गया। ये 2022 में आपका 8.7% हुआ करता था। कोर इन्फ्लेशन के बारे में कहा गया है कि ये भी लोएस्ट पॉइंट पे चला गया है। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं ना तो उसमें आप फूड और एनर्जी में होने वाला इन्फ्लेशन कैलकुलेट जब नहीं करते हैं उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं।
क्यों हम फूड और एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते? क्योंकि फूड और एनर्जी जो है ना ये वेरी करता रहता है पूरे ग्लोब में, यानी कि कभी एनर्जी का क्राइसिस आएगा, कभी फूड का सरप्लस प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इनमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। इसलिए कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते टाइम फूड और एनर्जी का जो इन्फ्लेशन है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में देखा जाए तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हुआ है। इसका रीजन है कि इंडिया का कोर इन्फ्लेशन भी डिक्लाइन हुआ है। कोर सर्विस इन्फ्लेशन जो है इंडिया का वो भी डिक्लाइन हुआ है। फ्यूल का जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो भी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जैसे मैंने बताया कि स्लो डाउन चल रहा है ना। बाकी फूड इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया का फूड इन्फ्लेशन रेट जो है पिछले 2 सालों से वो स्ट्रांग रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर पे फूड का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है। जैसे हम मानसून डिपेंडेंट हमारी क्रॉप्स होती है ना, फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है उसके इम्पैक्ट से भी फूड का क्राइसिस होता है या फूड का इन्फ्लेशन जो है वो वेरी करने लगता है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ है। अगर हम टमाटो, अनियन और पोटैटो यानी कि टॉप क्रॉप्स को निकाल देते हैं तब भी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 6.5% तक है। कौन कौन से मेजर्स इंडिया ने फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिए हैं? सबसे पहले तो वीट को स्टॉक लिमिट करने के लिए जो आपका एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो एमएसपी पे क्रॉप जो है वो प्रोक्योर कर लेता है। फिर इसके अलावा ओपन मार्केट सेल स्कीम निकाली जाती है। इंडिया जो आटा है और चावल है उसको भारत ब्रांड के तहत पैक कर करके अब सेल कर रहा है। पल्सेस के लिए चना दाल, मूंग दाल, ये सब भारत ब्रांड के अंतर्गत इंडिया प्रमोट कर रहा है, उनको सेल कर रहा है। बाकी देसी चना, तूर, उर्द, ये सब जो है इनको इंपोर्ट करने के लिए ड्यूटी नहीं लगाई जाती। वेजिटेबल के लिए इंडिया अनियन वगैरह का बफर स्टॉक मेंटेन करता है, अनियन टमाटो का खास करके, क्योंकि अनियन और टमाटो ऐसी क्रॉप होती है ना, कई बार इनकी ना होर्डिंग करके रख लेते हैं प्रोडक्शन करने वाले। होर्डिंग इसलिए करते हैं ताकि मार्केट में जो इसकी शॉर्टेज हो जाए, फ्यूचर में वो बढ़ा चढ़ा के रेट पे प्याज वगैरह बेच सके। तो पहले से गवर्नमेंट जो है वो इसका बफर स्टॉक रखती है ताकि इस तरीके का क्राइसिस ना आ पाए। अब आउटलुक में देखा जाए तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को अगर कंसिडर करें तो कहा जा रहा है कि ग्रेजुअली जो है वो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल के टारगेट से अलाइन कर जाएगा। इन्फ्लेशन रेट के बारे में बोला जा रहा है कि आईएमएफ ने कहा है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.1% तक जाएगा 2026 तक। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया का 4.2% तक जा सकता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब कि आप हर एक चीज का इन्फ्लेशन कंसिडर कर रहे हो, चाहे वो फूड भी हो चाहे एनर्जी भी हो। अगर आप कोर इन्फ्लेशन इसमें से काउंट करोगे तो क्या होगा? हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और एनर्जी के इन्फ्लेशन को माइनस कर दीजिए, आपके पास कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में प्राइस स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है? हमें क्लाइमेट से अलाइन करने वाली क्रॉप वेरायटी उगानी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं सूखा पड़ रहा है तो वहां पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं उगाई जा सकती। इसके अलावा किसानों को बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि हम क्रॉप का जो यील्ड है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। डाटा को एनालिसिस करते हुए हमें स्टॉक को मेंटेन जो है वो करके रखना चाहिए। तो इंडिया को जो इन्फ्लेशन का वॉलेटिलिटी है उसको कंसिडर करते हुए ही हमें अपना जो ग्रोथ है सेक्टर का वो ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ के बारे में। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 8% तक जाने का चांस है एट अ कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना ग्रोथ को, तो इसका मतलब है कि आप इन्फ्लेशन जो है ना उसको एडजस्ट करके ग्रोथ कैलकुलेट नहीं कर रहे। पर अगर आपने कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ जो है चेक की है तो आप इन्फ्लेशन को पहले एडजस्ट कर रहे हो फिर ग्रोथ को कैलकुलेट कर रहे हो। तो इंडिया विकसित भारत बनना चाहता है 2047 तक, 8% का ग्रोथ रेट चाहिए होगा अगर इंडिया को ये जो अचीव है वो करना है। फिर आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आती है, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया 2028 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन सकता है। मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक जो है इंडिया का वो कैसे असेस किया जाएगा कि इंडिया के अंदर जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन कितना है, या फिर ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी इंडिया को कितना इफेक्ट कर रही है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में कैसा कर रहा है, क्योंकि चाइना पे भी हमारा बहुत सारा सप्लाई चेन डिपेंडेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर से इंडिया का मीडियम टर्म ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट रहेगा। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की बात की जाए तो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आप अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना उसको ग्लोबल लेवल से डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। पहले होता था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबल लेवल पे चीजों को कनेक्ट करना। ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन माने कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंसिडर करते हुए अपनी पॉलिसी जो है उसको तैयार करना। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि आप ग्लोबल लेवल की पॉलिसी को बिना देखे अपनी इकोनॉमी के फायदे के लिए अपना इकोनॉमिक पॉलिसी खुद से प्रिपेयर करोगे, यानी ग्लोबल लेवल से आप खुद को डिसइंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ट्रेड, कैपिटल, माइग्रेशन फ्लो, ये सब के फैक्टर कंट्री अपने हिसाब से देखेगा, ना कि पूरे वर्ल्ड का असेसमेंट करते बैठेगा और उस हिसाब से अपनी पॉलिसी जो है वो तैयार करेगा। और इसके अलावा जीईएफ जो है वो आगे चल के ग्लोबलाइजेशन को रिप्लेस भी कर रहा है, क्योंकि चाहे यूएसए को देख लो चाहे कोई भी कंट्री देख लो, अब वो यूएसए भी अपने को कह रहा है ना कि यूएस कम्स फर्स्ट, मतलब यूएस की सिटीजन कम फर्स्ट। तो वहां पे हर एक कंट्री जो है वो अपने बेनिफिट के लिए अब काम करना शुरू कर दिया है, हर कोई ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा दूर भागने लग गया है। इसके अलावा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना 45% तक कंट्रीब्यूट करेगा आने वाले समय में।
तो अगर सब कंट्री आपस में इंटीग्रेट होकर इकोनॉमिक पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे तो चाइना के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज का डिपेंडेंसी हो जाएगा। इसलिए अब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज अपने आप में सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ज्यादा फायदा सोच रहे हैं। चाइना आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन की जो टेक्नोलॉजीज है ना उनमें भी डोमिनेट करेगा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह जो जनरेट की जाती है उसके जो इक्विपमेंट बनते हैं उसमें भी सप्लाई चेन में चाइना का अच्छा खासा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आने वाले समय में रहेगा। अब डी रेगुलेशन जो है उसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से इंडिया को काम करना होगा, जैसे कि कंप्लायंस का जो बर्डन है रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो कंपनीज के लिए रिड्यूस करना होगा ताकि लोग ज्यादा बिजनेस करने के लिए आए। सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना होगा, डिजिटाइज करना होगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि ज्यादा लोग स्टार्टअप वगैरह लगाएं। फिर इसके अलावा इंडिया को अपनी पॉलिसीज जो है वो थोड़ी स्टैंडर्डाइज करनी होगी, टैरिफ वगैरह को रिड्यूस करना होगा, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन जो है उसको यूज करना होगा, लीगल सेफगार्ड यूज करने होंगे। जीईएफ की इंप्लीकेशन क्या हो सकती है, आम सी बात है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे बढ़ेगा क्योंकि हर एक कंट्री अपने मतलब के हिसाब से पॉलिसी बना रहा है। एफडीआई का जो फ्लो है वो आने वाले समय में इंक्रीज हो सकता है। डीरेगुलेशन डेफिनेटली सिस्टमेटिक तरीके से अगर किया जाएगा तो फायदा करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके आएगा। डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज के साथ हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने आप को, लेकिन अपना फायदा ज्यादा सोचेंगे तो इससे इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफी इंक्रीज होगा। सिक्स्थ चैप्टर है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कीप इट गोइंग के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, चाहे वो फिजिकल है, डिजिटल इंफ्रा है, चाहे सोशल है, उसके ऊपर इंक्रीमेंट लाया है, यानी कि इंक्रीज किया है ये एक्सपेंडिचर। यूनियन गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 38.8% के रेट पे ग्रो हुआ है पिछले 4 सालों में। डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ देखते हैं। देखिए अगर रेलवे सेक्टर की बात की जाए तो अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच में 17 नए पेयर वंदे भारत ट्रेन के इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवेज को 30 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने का टारगेट है 2029-30 तक। फिर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग इंस्टॉल की गई है, मतलब ऑटोमेटिक मैनर में ट्रेन जो है वो अपना रूट जब चेंज करती है तो उसका सिग्नल जनरेट हो जाना। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो इसके ऊपर काम चल रहा है, जो 2015 में सैंक्शन किया गया था, ये जापान के द्वारा सपोर्ट किया जाने वाला प्रोजेक्ट है, इसको बुलेट वाला भी कह सकते हैं। अब रोड सेक्टर की बात करें तो करंटली हमारे यहाँ पे काफी अच्छा नेशनल हाईवे का फ्रेमवर्क जो है, नेटवर्क जो है वो तैयार हुआ है सिंस द इंडिपेंडेंस। नेशनल हाईवेज जो है उनमें से उनसे लगभग 40% तक हमारा जो फ्री ट्रैफिक है, जो माल वगैरह होता है, मालगाड़ी लेके जाती है ना ट्रेन में, इसी तरीके से रोड के थ्रू जो माल सप्लाई होता है वो 40% तक होता है। अब इनिशिएटिव है रोड सेक्टर को लेकर भारत माला परियोजना 2017 में लाया गया था, जिसमें 34,800 किलोमीटर तक का नेशनल हाईवे डेवलप करने की बात की गई थी। अब ये काफी हद तक डेवलप हो चुका है, 76% तक आप मान के चलिए प्रिपेयर हो चुका है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, मतलब डिफरेंट मोड्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के, उनको आपस में कनेक्ट करना। सिविल एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो उड़ान स्कीम है इसके लिए, उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत बहुत सारे रीजनल एरियाज को एयरपोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। पोर्ट शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे का अगर सेक्टर देखा जाए तो सागरमाला प्रोग्राम के तहत बहुत सारे पोर्ट्स को, इंडियन पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। टर्न अराउंड टाइम जो है पोर्ट्स का रिड्यूस किया जा रहा है। टर्न अराउंड टाइम आपको कमेंट में बताना है क्या होता है, हमने पीटी 365 इकोनॉमी में इसको कवर किया था। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया का जो ईरान के अंदर शहीद बहिश्ती पोर्ट है छवार के अंदर, उसको फर्दर हम लोग कनेक्ट करेंगे आगे चल के यूरोप के साथ अंडर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको भी हमने इकोनॉमी पीटी 365 में कवर किया था ना, मतलब ये वाला ईरान का जो एरिया है इसको आगे चल के रशिया और यूरोप के साथ जोड़ा जाएगा और इंडिया इस पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी बनाएगा अपनी पाकिस्तान को बाईपास करके। और हरिका नौका गाइडलाइन जो है वो 2024 में जारी की गई थी। इसके तहत अगले आने वाले 10 सालों में जो 1000 हमारे इनलैंड वेसल्स हैं या शिप्स कह लीजिए, उनको ग्रीन किया जाएगा, मतलब उनमें ग्रीन फ्यूल वगैरह यूज करना, ये सब चीजें की जाएंगी। ग्रीन शिपिंग भी इसको कहते हैं। पावर सेक्टर में देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है इंडिया का, वो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 47% हिस्सा अब कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मतलब हमने रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अप्रोक्सीमेटली हम 50% तक लेके जा चुके हैं टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, ठीक है। इसके अलावा इसको डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए अलग स्कीम्स है हमारे पास, और पावर सेक्टर को मजबूत करने के लिए, एनर्जी को एफिशिएंट बनाने के लिए अलग स्कीम है, जैसे रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य स्कीम है, ताकि अर्बन रूरल एरिया में भी बिजली पहुंचाई जा सके। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के मामले में भी काफी सर्विसेज इंडिया ने लॉन्च करी हैं, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट है जिसमें सारे ग्राम पंचायत और विलेजेस को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। आईटी सेक्टर में देखा जाए तो मेघराज इंडिया का इनिशिएटिव है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। जीआई क्लाउड इनिशिएटिव इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है। डाटा सेंटर मार्केट जो है वो इंडिया में ग्रो हो रही है काफी ज्यादा, 2032 तक ये $11.6 बिलियन की मार्केट बन जाएगी। रूरल लेवल में ड्रिंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारी फैमिलीज, 12 करोड़ फैमिलीज है जिनको पाइप
पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर दिया जा रहा है 2019 से। स्टेट्स जिन्होंने 100% तक पाइप ड्रिंकिंग वाटर का टारगेट अचीव किया है जल जीवन मिशन में, वो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम। फिर यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी। स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 भी अच्छा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ग्रामीण वाला जो मिशन है वो आपका कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज करती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 ग्रामीण किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? आपके दो ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए इसके तहत बहुत सारे गांव जो है उनको ओडीएफ प्लस डिक्लेयर किया जा रहा है। जो आपका पहला फेज था उसमें हमें ओडीएफ प्लस डिक्लेयर करना था, फिर अब ओडीएफ प्लस प्लस का भी टारगेट है। इसमें डिफरेंस क्या है? ओडीएफ प्लस में हम कह रहे थे कि जो टॉयलेट बनाए गए हैं ना उनको अच्छे से मेंटेन करना, उनमें वाटर का सप्लाई देना, ये टारगेट है। अगर किसी ने ये अचीव कर लिया, किसी गांव ने या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के टॉयलेट्स ने, किसी पर्टिकुलर एरियाज के टॉयलेट्स ने, तो उसको ओडीएफ प्लस का दर्जा दे दिया जाता था। अगर किसी गांव के टॉयलेट में ना केवल टॉयलेट्स में वाटर सप्लाई और सफाई अच्छी है बल्कि उनके टॉयलेट सिस्टम में वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से किया जा रहा है, तो उनको ओडीएफ प्लस प्लस या डबल प्लस का टाइटल दिया जाता है। अर्बन सेक्टर में हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, जिसके तहत शहरी इलाकों में लोगों को घर दिए जा रहे हैं। 2015 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की स्कीम है। अमृत स्कीम है जिसमें हम लोग टैप वाटर देना, शहरी मतलब आप ऐसे समझिए कि शहरों की व्यवस्थाएं ग्रामीण इलाकों में लोगों को मुहैया करवाना। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। फिर इसके अलावा शहर जो बने हुए हैं अर्बन एरियाज, उनमें टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको और अपग्रेड करना, ये सब अमृत स्कीम के तहत किया जा रहा है। टूरिज्म सेक्टर में हमारे पास प्रसाद स्कीम बहुत अच्छा कर रही है, जिसमें टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन पे वो अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम का 2.0 पार्ट जो है वो हम लेके आए हैं ताकि सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो प्रमोट की जा सके। स्पेस के लेवल पे देखा जाए तो 2047 तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेस के टारगेट रखे हैं, जैसे 4 प्रोजेक्ट है हमारे। गगनयान जो है वो मिशन के तहत हम लोग मतलब स्पेस के अंदर ह्यूमंस जो है उनको लेके जाएंगे। इसका फर्स्ट मॉड्यूल जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का स्टैब्लिश किया जा चुका है। चंद्रयान 4 जो है वो लाने का टारगेट रखा गया है। वीनस के ऊपर वीनस ऑर्बिटर मिशन भेजा जाएगा और इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी इंडिया तैयार कर रहा है। तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और सस्टेनेबल ग्रोथ भी लेके आएगा और ट्रांसपोर्ट जो हमारा इससे मॉडर्नाइज हो पाएगा। प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन काफी इंक्रीज हुआ है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, जो कि अच्छी बात है। आगे बात करेंगे इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कहा जा रहा है 6.2% के रेट से ग्रो करेगा 2025 में और काफी अच्छा पोटेंशियल है कि इंडिया के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा तो सर्विस सेक्टर पे हम ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे, है ना। इंडिया टोटल ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो 2.8% तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है, चाइना जबकि 28.8% करता है। अगर इंडिया का ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग शेयर होगा ना ग्लोबल लेवल पे तो मतलब हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा ग्लोबल मार्केट में घूम रहे हैं, ज्यादा उनकी डिमांड है, जो कि अच्छी चीज होगी, है ना। इसीलिए इस पे हम काम कर रहे हैं। इकोनॉमी की ऑप्टिमिज्म का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है ये, जिसको आरबीआई रिलीज करती है। कोर इनपुट इंडस्ट्रीज अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखी जाए तो सबसे पहले सीमेंट की बात करेंगे। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाइना पहले नंबर पे है। स्टील का भी डिमांड इंडिया की तरफ से अच्छा चल रहा है। इंडिया ने स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग की पॉलिसी निकाली थी ताकि एफिशिएंट तरीके से जो खराब स्टील है उसको रिसाइकल करके यूज किया जा सके। फिर हम ग्रीन स्टील की तरफ भी जा रहे हैं। अब ग्रीन स्टील माने हरा स्टील नहीं, कि जो हम स्टील प्रोड्यूस करेंगे ना उसमें हम लोग ग्रीन एनर्जी यूज करना या इस तरीके से स्टील का प्रोडक्शन किया जाएगा जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ना हो पाए, इसी को ग्रीन स्टील कहेंगे। और स्टील में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का और चाइना पहले नंबर का है। केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इंडिया नेट इंपोर्टर है, मतलब हम मैक्सिमम इंपोर्ट ही करते हैं, 45% तक इंपोर्ट हमारा रहता है। कैपिटल गुड्स में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के गैप की वजह से इस सेक्टर में हमारे पास मशीन्स वगैरह कम है, लेकिन स्टिल इंडिया ने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री 4.0 मिशन लाया। फिर हम समर्थ उद्योग सेंटर्स खोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के तहत ये खोले जा रहे हैं और इन सेंटर्स को खोल के इनमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ आपको अपनी स्किल जो है उसको डेवलप करना है। तकनीकें जो है उनके हिसाब से उनको चीजें सिखाई जाती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसका ग्रोथ इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा है। डोमेस्टिक सेल इंक्रीज हुई है। इंडिया ने इस सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लाई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखा जाए तो 99% तक अभी जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, तो हम अब इम्पोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे। पर एक नुकसान है कि इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ना वो केवल 4% ग्लोबल शेयर में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इंडिया के अंदर पार्ट्स जो है उनका रॉ मटेरियल बनाया नहीं जाता, सिर्फ पार्ट्स को बाहर से इम्पोर्ट करके यहाँ असेंबल कर दिया जाता है, कॉम्पोनेंट को असेंबल किया जाता है। सिर्फ
असेंबली से वो नहीं पड़ेगा ना, हमें यहाँ पे सप्लाई चेन डेवलप करना होगा। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन इन परसेंट ऑफ जीडीपी वो बहुत कम है बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में, इवन चाइना से भी कम है। तो ये रहा इंडिया का, इंडिया बहुत कम स्पेंड करता है R&D पे। टेक्सटाइल में देखा जाए तो इंडिया की काफी अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 11% तक कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के इंडिया की जीडीपी में। जीवीए के कैलकुलेशन में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है जूट का। इसके अलावा सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन करता है कॉटन, सिल्क का और मैनमेड फाइबर का। सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया टेक्सटाइल का। और अगर हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल में देखें तो फिफ्थ नंबर पे आता है इंडिया ग्लोबली। चैलेंजेस क्या है इस सेक्टर में टेक्सटाइल में, यहाँ पे MSME लोग मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाले लोग जो है वो ज्यादा इस इंडस्ट्री को संभाले हुए हैं और उनके पास ज्यादा फंडिंग नहीं होती। इसकी वजह से उनको लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई पड़ता है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। FDI उनको नहीं है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट उनको नहीं होता है, स्किल का भी गैप रहता है। फार्मास्यूटिकल में देखें तो थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो ग्लोब में लाई करती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी PLI स्कीम जो थी वो लॉन्च करी थी। इंडिया सेल और जीन थेरेपी में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया ने पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड CAR T सेल थेरेपी की है जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट भी किया है, जिसमें हम T सेल का मॉडिफिकेशन करके, T सेल जो हमारी बॉडी के अंदर फाइट करते हैं राइट बीमारी के अगेंस्ट, उनको मॉडिफाई करके हम लोग जो कैंसर है उसको ट्रीट करने में सक्सेसफुल हुए हैं। काफी नए ड्रग्स जो है इंडिया के अंदर डेवलप किए जा रहे हैं, बाकी कंट्रीज के साथ ट्रायल के लिए अप्रूवल भी लिया है हमने। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में देखा जाए तो ये जो सेक्टर है ना ये इंडिया की इकोनॉमी में काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे जॉब्स भी बहुत जनरेट होती हैं। इनको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इंडिया बहुत सारी स्कीम्स लाया है, जैसे कि MSME समाधान ताकि इनको आसानी से लोन मिल सके। फिर चैंपियन पोर्टल लाया है इनकी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में काफी ग्रोथ है इंडस्ट्रीज में, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं वो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में, क्योंकि वहां इतना ध्यान जा नहीं पाता। तो इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है तो ओवरऑल इंडिया को प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना, स्किल डेवलप कराना, लोगों का रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे काम करना, ये सब मिलकर करना पड़ेगा। सर्विसेज की बात करेंगे, सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रॉस वैल्यू एडिड में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है और बोला जा रहा है कि 2025 तक 55.3% तक कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए 2005 में सर्विस का जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया की तरफ से वो केवल 1.9% था। अब 2023 में ये 4.3% है। इंडिया 7वें नंबर का लार्जेस्ट ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 30% वर्कफोर्स जो है वो यही सर्विस सेक्टर में काम करती है। सर्विस सेक्टर का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। सर्विस सेक्टर ने जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। एक तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर, ठीक है, जीडीपी में अच्छा खासा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें की जाती है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के थ्रू भी सर्विस सेक्टर में और ज्यादा सर्विस सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू करता है? जब हम मैन्युफैक्चरिंग का भी सर्विसिफिकेशन करते हैं तो उससे भी इनडायरेक्टली सर्विस सेक्टर जीडीपी में बढ़ावा करता है। जैसे कि मैन्युफैक्चर किया किसी चीज को, उसका जब प्रोडक्शन हो गया तो उसके पोस्ट प्रोडक्शन में उसका सेल करना, उसमें वैल्यू एडिट करना, ये सब सर्विस सेक्टर के अधीन ही आता है। सर्विस सेक्टर में ट्रेड, रिपेयर, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, ये सब आता है। ट्रेड इन सर्विसेज में देखा जाए तो कंप्यूटर सर्विस और बिजनेस सर्विस का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है, 70% के अप्रोक्सीमेट में आता है। अब लॉजिस्टिक में अगर देखा जाए तो लॉजिस्टिक मतलब कि आप ऐसे समझिए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट का माध्यम है जो सर्विस सेक्टर में अच्छा खासा अलाइंड है और कंट्रीब्यूट करता है। रेलवे की बात करते हैं, इंडियन रेलवे जो है वो चौथा लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का और अच्छा खासा फ्लीट जो है वो रेलवे के थ्रू इंडिया से भेजा जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो 78% तक हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंट्रीब्यूट करता है। एविएशन में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है ग्लोबली। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन है सर्विस सेक्टर को लेकर कि कौन सी सर्विस इंडस्ट्रीज है जिनको डिफेंड करना है, कौन सी को एक्सेलरेट करना है, कौन सी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, कौन सी अभी भी अनटैप्ड है यानी कि इनका पोटेंशियल हमने रियलाइज नहीं किया। ये सबको ध्यान रखेंगे। डिफेंड में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विस होगी, प्रोफेशनल साइंटिफिक सर्विस होगी। एक्सेलरेट कौन सी इंडस्ट्री की जा सकती है सर्विस सेक्टर में? ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रेड, रिपेयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विस। ट्रांसफॉर्म किसको कर सकते हैं? ट्रेवल, हेल्थ, पर्सनल और कल्चरल सर्विस को। अनटैप पोटेंशियल है इंश्योरेंस सेक्टर का, ऑडियो विजुअल सेक्टर का, टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल सेक्टर का। पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो इंडिया पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए जैसे स्कीम हमने देखी थी सागरमाला वो है, फिर इंडिया मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 लेके आया है, अमृतकाल विजन 2047 लेके आया है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी इंडिया फोकस कर रहा है, काफी नदियों को आपस में कनेक्ट करके ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का भी सेक्टर अच्छा खासा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया जो है वो 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से 14th रैंक था इंडिया का वर्ल्ड टूरिज्म रिसीट में, मतलब काफी टूरिस्ट इंडिया में विजिट करते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें भी इंडिया का ग्रोथ अच्छा है अब, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी
इंडेक्स 2024 में वैल्यू 31 था, क्योंकि इंडिया ने अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको बना दिया है। आईटी सर्विसेज जो है उनमें तो ट्रेंड है ही, आईटी सर्विस अच्छा खासा जीडीपी में और सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो है उनका लैंडस्केप तैयार किया जा रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट खास करके शेप कर रहे हैं सर्विस सेक्टर को। टेलीकम्युनिकेशन में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम का मार्केट है, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड में पूरा कंपेयर किया जाए तो लोएस्ट डाटा रेट जो है वो देता है, मतलब बहुत सस्ता नेट जो है वो इंडिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टेट वाइज अगर एनालिसिस देखेंगे ना तो कर्नाटक और महाराष्ट्र जो थे 2023 में वो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते थे। कंक्लूजन यही है कि सर्विस सेक्टर हमारा अच्छा कर रहा है, लेकिन अब इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सबको भी स्ट्रीमलाइन मतलब ध्यान रखते हुए अपने जो फैक्ट प्रोसेस है उनको स्ट्रीमलाइन करना होगा ताकि ग्रोथ बनी रहे। एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज 16% तक कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि 46% पॉपुलेशन जो है वो इससे रोजगार पाती है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक और फिशरीज हैं जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। इंडिया के अंदर अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है अनाज का, लेकिन क्रॉप यील्ड बहुत कम है। क्रॉप यील्ड का मतलब कि जितना लैंड है, मान के चलिए 1 हेक्टेयर का लैंड है, उससे कितना प्रोडक्शन मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल पा रहा है किसान, उसको क्रॉप यील्ड बोलते हैं ना, उपज कितनी है। इसके अलावा अरहर और बाजरा का जो एमएसपी है वो अब इंक्रीज हुआ है, तो मतलब मिलेट्स की तरफ रुझान जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सीड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो सीड की क्वालिटी जो है फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। सीड बैंक्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यूरिया गोल्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। यूरिया गोल्ड में यूरिया को सल्फर के साथ कंबाइन करके फिर जमीन में डाला जाता है ताकि न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। पीएम परनाम इनिशिएटिव लाया गया है। पीएम परनाम इनिशिएटिव में केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को रिड्यूस करने की बात की गई है, और स्टेट्स को बोला गया है कि ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन अगर देखें तो इंडिया इरिगेशन पे डिपेंडेंट है अगर खेती में देखा जाए, पर अगर देखा जाए तो कैनाल्स जो है ना उनका पहले काफी कंट्रीब्यूशन होता था इरिगेशन में, लेकिन अब थोड़ा सा कम है अगर हम 2001 से या 2 से कंपेयर करें। टैंक्स का भी अगर टैंक्स का देखा जाए इरिगेशन में कंट्रीब्यूशन तो वो सेम सही है, ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। रेनफॉल पे इंडिया डिपेंडेंट है, इंडिया का एग्रीकल्चर डेफिनेटली, तो इसकी वजह से जहां बारिश आसानी से नहीं पहुंच पाती तो वहां पे हमें इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। 2/3 से ज्यादा इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे ड्राउट की समस्या हमेशा रहती है। इंडिया ने हालांकि इरिगेशन के मैकेनिज्म को इफेक्टिव बनाने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव लाया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। माइक्रो इरिगेशन फंड है, फिर रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था। एग्रीकल्चर क्रेडिट में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो इनफॉर्मल क्रेडिट होता है जैसे मनी लेंडर वगैरह से लेना वो रिड्यूस हुआ है 1951 के बाद से, और जो फॉर्मल या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसका शेयर इंक्रीज हुआ है। इसके लिए मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान, ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आई है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को लेकर इंडिया ने काफी चीजें की हैं, जैसे कि कोई किसान जो है मशीनरी नहीं खरीद सकता तो उनके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं ताकि किराए पे वो ये सब जो है वो ले सके। फार्म मशीनरी बैंक्स खोले गए हैं ताकि अफोर्डेबल रेट पे मशीनरी किसानों को दी जा सके। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने के लिए सब मिशन जो है काफी सारे खोले गए हैं ताकि एरिया एक्सपैंड किया जा सके। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए ई नाम की स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न में मार्केट्स को कनेक्ट किया गया है ताकि एक किसान कहीं दूर बैठे हुए अपना सामान जो है वो बेच सके। क्लाइमेट एक्शन की अगर बात की जाए तो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर में काफी चेंजेस करने की कोशिश की है, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमोट की गई है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस किया जाता है ताकि फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कम हो। सॉइल हेल्थ कार्ड सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप ताकि इरीगेशन को थोड़ा इफेक्टिव बनाया जा सके। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन चलाई गई है। नेशनल बैम्बू मिशन प्रमोट किया गया है। इससे रिलेटेड अगर एलाइड सेक्टर्स में देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर जैसे कि फिशरी सेक्टर हो गया, फिर आपका कैटल वाला सेक्टर हो गया ना, एनिमल हस्बेंड्री का, उनके लिए अलग अलग मिशन है। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन जिसमें हम लोग अपनी इंडिजिनस काउ ब्रीड को प्रमोट कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरी सेक्टर के लिए है। फिशरी सेक्टर में प्रमोट करने के लिए फंडिंग है अलग से, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसको बोलते हैं। अब मिल्क, मीट, एग और फिश का अगर आप चार्ट देखेंगे प्रोडक्शन 2019-20 को 23-24 से कंपेयर कीजिएगा तो हर किसी का जो ग्रोथ है ना, प्रोडक्शन का ग्रोथ वो कम ही हुआ है 2019 के कंपैरिजन में। पिछले 5 सालों में अगर देखेंगे कंपेयर करके लगातार कम नहीं हुआ है, पर फाइनल में कम ही हुआ है एग, मीट, फिश और मिल्क का प्रोडक्शन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, खास करके एग्रीकल्चर में लोन देने के लिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी से विमेन वेलफेयर भी होता है। हम लोग जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उनको कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पे डेवलप भी कर रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में ऑलरेडी पीटी 360 और इकोनॉमी में अच्छे से हमने कवर किया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी अच्छा खासा पोटेंशियल है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। टोटल एम्प्लॉयमेंट में 12.41% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और इससे एक्सपोर्ट भी अच्छा फूड आइटम्स का किया जा सकता है। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट
एक्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के दौरान चलाई गई थी, है ना, आसानी से अनाज मुहैया करवाने के लिए। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट हैं, ताकि किसान अगर अनाज बेचता भी है तो आसानी से उसको उसका पैसा मिल सके। कंक्लूजन यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डेफिनेटली वाइटल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हमें अपनी क्रॉप्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि फार्मर्स को सोशल सिक्योरिटी हमेशा बनी रहे। आगे बात करेंगे क्लाइमेट और एनवायरमेंट की। इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो 1/3 है ग्लोबल एवरेज का, हालांकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो एडिशनल कार्बन सिंक है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है इंडिया की, वो इंक्रीज हुई है। 2.29 बिलियन टन तक हम अपना कार्बन सिंक जो है वो कर चुके हैं 2005 से 2021 के बीच में। अब इंडिया फोर्थ फ्रंट पे भी काफी चीजें करने की कोशिश कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया को सतर्क रहना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में इंडिया 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। एडेप्टेशन स्पेंडिंग इंडिया की काफी ज्यादा है। डोमेस्टिक रिसोर्सेज से हम ज्यादा खर्चा करते हैं, फॉरेन से हमें इतना ज्यादा पैसा जो है इंटरनेशनल लेवल से वो मिलता नहीं है। अच्छा, एडेप्टेशन और मिटिगेशन दो टर्म होती है ना। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं ना, उनको आप कम करने की कोशिश करो ताकि उनका नेगेटिव रिपरकशन आप पे कम हो। एडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि अब वो क्लाइमेट चेंजेस हो गए, अब उनको उनका रिपरकशन भी हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट भी वो कर रहे हैं, तो आप उसी माहौल के साथ रहोगे कैसे, उससे अडेप्ट कैसे करवाओगे खुद को, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो जब मिटिगेशन और एडेप्टेशन को कंपेयर किया गया ना, तो देखा गया कि मिटिगेशन में पैसा काफी दिया जाता है, लेकिन एडेप्टेशन में इतना नहीं दिया जाता। पर फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक फंडिंग ज्यादा इंडिया करता है। इंडिया को फॉरेन से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने नेशनल एडेप्टेशन प्लान जो है वो भी प्रिपेयर किया है। प्रोग्रेस भी इंडिया की देख सकते हैं आप, कैसे इंडिया एनडीसी जो कि नेशनल डेवलपमेंट जो नेशनल लेवल के कमिटमेंट है इंडिया के UNFCCC के ऊपर, इंडिया कैसे उनके लिए काम कर रहा है, ये सब हमने डिस्कस किया था एनवायरमेंट के PT 365 में। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखिए, इंडिया ने सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो काफी इंक्रीज किया है। इंडिया ने बोला था कि 50% तक इंडिया जो है 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पे इंडिया के अंदर लेके आएगा। इंडिया ने अभी ही 2024 के अंदर ही 46.8% तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कर दिया रिन्यूएबल एनर्जी का। फिर हमने फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा दिया है। ये टारगेट इंडिया का कि 2030 तक इंडिया 2.5 से 3 बिलियन टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक जो है वो डेवलप करेगा। इंडिया ने ऑलरेडी 2.29 बिलियन टन डेवलप कर दिया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से। इसके अलावा कोल जो है उससे 46.20% तक का एनर्जी प्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ पे, है ना, जो कि लेस देन 50% अब हो चुका है ऑब्वियसली, हालांकि अभी इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं बना है। इसके अलावा देखा जाए तो सोलर एनर्जी हमारी 20.6% कंट्रीब्यूट करती है, फिर विंड है, फिर हाइड्रो है, फिर आपकी न्यूक्लियर है, फिर अदर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। आगे हम बात करेंगे इनिशिएटिव्स की कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या इनिशिएटिव्स क्लाइमेट चेंज को देखते हुए लिए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम लोग क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स जो हैं उनको उगाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर कम यूज हो उसकी बात कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में क्या किया जा रहा है, अर्बन फ्लडिंग को रोकने के ऊपर काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया, रिवर सिटी अलायंस बनाया गया, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान लाया गया। कोस्टल रीजन में हम लोग मैंग्रोव्स को ज्यादा ग्रो करने के लिए मिष्टी मिशन लेके आए हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन में फ्लड वगैरह से ज्यादा सिटीज डूब सकती हैं, उसके लिए पहले ही प्रोटेक्शन किया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन लेके आए हैं, उनके नॉर्म्स या रूल्स लाए हैं। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट के लिए हमारे पास भू नीर पोर्टल है जो कि ग्राउंड वाटर का मॉनिटरिंग करेगा। फ्लड वॉच इंडिया ऐप है। फिर हमारे पास नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोजेक्ट है, जल शक्ति अभियान है। एनर्जी ट्रांजिशन में अगर देखा जाए तो कोयले का अगर कंसिडरेशन किया जाए तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में कोयले का कंजम्पशन डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर इतना सडनली कम नहीं किया जा सकता। इंडिया अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। 10% तक हमारे पास ग्लोबल रिजर्व है कोल का, उसको हमने यूज भी नहीं किया ढंग से। तो कैसे हम खुद को ट्रांजिट कर दे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तुरंत, क्योंकि इंडिया को तो पहले अपने लोगों को फीड भी तो करना है ना, इकोनॉमी को ग्रो भी करना है। पर फिर भी इंडिया कोशिश कर रहा है। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 46.8% कर दिया है। कुछ इनिशिएटिव भी लाया है इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, जैसे कि हम लोगों ने न्यू सोलर पावर स्कीम लॉन्च की है। फिर PM जनमन जो स्कीम है, ये दरअसल एक्चुअल में ट्राइबल एरियाज के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को, हेल्थ एजुकेशन को ग्रो करने वाली स्कीम है। PM जनमन स्कीम के अंतर्गत भी प्रॉपर जो सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन है वो अलग से करने के लिए कैटेगरी डिफाइन की गई है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई है। फिर इसके अलावा विंड एनर्जी के इंडिया प्रोजेक्ट लगा रहा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेके आया है। फिर एक चीज और ध्यान रखेंगे, टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स जो है उसके ऊपर भी इंडिया काम कर रहा है ताकि अच्छे से इंडिया ट्रांजिट कर सके अपने एनर्जी सेक्टर को। फिर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें किसी भी कंट्री का किसी भी कंपनी को ये रिपोर्ट जो है वो अपनी जमा करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी कंपनी अगर
अगर ग्रोथ कर भी रहा है तो एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज में करते हुए मतलब ग्रोथ ना हो, उसकी एनवायरनमेंट को वो हमेशा कंसिडर करते हुए कंपनी ग्रो करे, इसलिए ये रिपोर्ट लाई गई है। फिर लाइफस्टाइल का मूवमेंट, लाइफ मिशन जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया था UNFCCC के COP26 के अंदर 2021 में, ताकि हम लोग पीपल इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल जो है वो डेवलप कर सके। 2030 तक कहा जा रहा है कि अगर लाइफ मेजर्स अडॉप्ट किए गए तो इससे एनर्जी का कंजम्पशन रिड्यूस होगा धीरे धीरे। PM कुसुम स्कीम, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इको मार्क स्कीम, फिर आपका एक पेड़ माँ के नाम, ये सब स्कीम्स इंडिया लाइफ स्कीम के साथ अलाइन करके लाया है। सर्कुलर इकोनॉमी पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर्कुलर इकोनॉमी हुई तो 11% तक GDP जो है वो मतलब रिसोर्सेज जो है वो सेव किए जा सकते हैं, और उससे 11% GDP जो है वो ओवर कंजम्पशन उसका वो रिसोर्सेज का ओवर कंजम्पशन जो है वो कम करके हम लोग 11% ऑफ GDP सेव कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, लो इंटरेस्ट लोन दिए जाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए भी इंडिया काम कर रहा है। 2050 तक प्लास्टिक जो है 15% तक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इंडिया ने ऑलरेडी अपना पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन रेट जो है उसको रिड्यूस किया है। हालांकि एयर पॉल्यूशन में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, और पॉल्यूटेंट लेवल जो है ना डिफरेंट पार्टिकल्स का वो भी बहुत हाई है, लिमिट से काफी क्रॉस कर चुका है। पर इसके लिए भी इंडिया जो है वो स्कीम लाया है, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। फिर हम लोग स्टबल बर्निंग ना हो पंजाब हरियाणा में, इसके लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, ये स्कीम लेके आए हैं। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है नेट जीरो एमिशन 2070 तक अचीव करना। इसके लिए इंडिया कोशिश कर रहा है। हालांकि इंडिया डेवलप्ड नेशन कब बनेगा 2047 तक, इंडिया अलाइन करके चल रहा है क्लाइमेट चेंज के भी टारगेट्स को, जबकि इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ भी इंडिया को कंसिडर करना है। अब बात करते हैं चैप्टर 11 की, सोशल सेक्टर की। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जुड़े हुए हैं, विकसित भारत 2047 के साथ। अगर हमें जाना है तो ये सारे फैक्टर्स को आपस में जोड़ के जो है वो देखना होगा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो साथ साथ चलने चाहिए। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सोशल सेक्टर में कितना खर्चा किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर वो ग्रो हुआ है। तो यहाँ आप चार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले तो 17 से 25 तक में देखें, यानी पिछले 8 सालों में एजुकेशन के अंदर अगर देखें ना तो लगातार एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ठीक है। पर हेल्थ के अंदर लगातार नहीं बढ़ा है, क्योंकि हेल्थ के अंदर जब आप यहां से यहां जाएंगे ना, 1 सेकेंड, हाँ, यहां से 2.7 से 3.2 गया था, फिर 4.6, फिर कम हुआ था। तो एजुकेशन के अंदर पिछले 8 सालों में लगातार नहीं बढ़ा है, ये ध्यान रखेंगे। आउटकम की बात करते हैं। अर्बन रूरल गैप जो है वो रिड्यूस हुआ है, मतलब शहरी इलाकों में भी उतना ही सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग की जाती है जितनी अर्बन एरियाज में की जाती है। मैच करने की कोशिश की जा रही है। इन इक्वालिटी को ग्रामीण इलाकों में रिड्यूस किया जा रहा है। काफी इनिशिएटिव एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट लाई है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, निष्ठा स्कीम टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए लाई है, PM श्री प्रोग्राम लाई है स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, PM पोषण योजना लाई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए नवचेतना प्रोग्राम, आधारशिला, ये सब लाई गए हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है सेकेंडरी लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे काफी इंक्रीज हुआ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे AI यूज करना, ई विद्या प्रोग्राम लाना, स्वयं पोर्टल लाना। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 48% तक चला गया है, पर मेंटल हेल्थ की इशू बच्चों में काफी बढ़ चुके हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में जो लोग करते हैं वो रिड्यूस हुआ है। मतलब अब गवर्नमेंट काफी हेल्थ फैसिलिटी देती है, जैसे गवर्नमेंट ने, हमें पता है कि आयुष्मान के कार्ड जारी किए थे ना, वो सारी स्कीम्स के तहत इंश्योरेंस वगैरह गवर्नमेंट देने लगी है। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखें तो रोड्स के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सरकार लाई थी, जो अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जो आपके आदिवासी एरिया है वहां पे रोड्स प्रमोट की जा रही हैं। हाउसिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है शहरों के लिए। वाटर बॉडीज को प्रमोट करने के लिए, खास करके जो तालाब वगैरह थे उनके लिए मिशन अमृत सरोवर रूरल एरिया में लॉन्च किया गया है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जल जीवन मिशन लाया गया है, ताकि पाइप्ड वाटर दिया जा सके रूरल एरियाज में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज किया जा रहा है। विलेज पंचायत मॉनिटर करती है कि गोल्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। रूरल इनकम को और ज्यादा एनहांस करने के लिए लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को अच्छे से लॉन्च किया जा रहा है, इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। MG नरेगा स्कीम के तहत लोगों को इनरोल किया जाता है, और जो पैसा या वेजेस उनको रिलीज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न में किए जाते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। फिर रूरल एसेट क्रिएशन प्रोग्राम जो है उसके तहत मॉनिटर किया जाता है जो भी एसेट MG नरेगा में बनाए जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया का ग्रोथ अच्छा हो सकता है अगर इंडिया हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट को क्रूशियल मैनर में कंसिडर करते हुए चले और यहाँ पे डिलीवरी अच्छी दे सके। ठीक है, तो सोशल सेक्टर के रिफॉर्म जो है
वो एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट पे जो है वो काम कर रहे हैं या इन पे डिपेंडेंट है, लेकिन क्वालिटी भी मैटर करती है। अब आगे बात करेंगे चैप्टर 12 की, एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है। तो 26% तक जो पॉपुलेशन है, 10 से 24 साल की पॉपुलेशन अभी भी इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है ना। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2030 में, यूएस और चाइना के बाद से कहा जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखा जाए पिछले 7 साल में कम हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो बढ़ा है। पिछले 7 सालों में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी बढ़े हैं। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर से बहुत सारे लोगों को अभी भी पिछले 7 सालों में देखा गया पॉपुलेशन मिला है, इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर में काफी लोग एम्प्लॉयड हैं, पिछले 7 सालों में इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से है। मैन्युफैक्चरिंग में काफी लोग अभी भी एम्प्लॉयड नहीं है, उसका शेयर कम हुआ है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखा जाए तो पिछले 7 सालों में ये बढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 स्टेट ऐसी हैं जहां पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मोर देन 40% है। सिक्किम में 56% से भी ज्यादा है। अब विमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए संकल्प स्कीम लाए हैं, फिर पीएम कौशल विकास योजना लाए हैं। विमेन को अच्छे से क्रेडिट मिल जाए, लोन मिल जाए, इसके लिए स्टार्टअप सपोर्ट है। फिर आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना है, पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है। ये सब विमेन एम्पावरमेंट के लिए लाई गई हैं। मार्केटिंग सपोर्ट के लिए उनको सब्सिडी दी जाती है। विमेन ऑन जो एंटरप्राइजेस हैं उनको फॉर्मलाइजेशन का आसानी से प्रोसेस जो है वो दिया गया है। अब इसके अलावा वेजेस का अगर ट्रेंड देखा जाए तो एवरेज लेवल पे जो सैलरीड वर्कर्स होते हैं उनका अर्निंग जो है वो वो बढ़ा है, ग्रू हुआ है। रूरल वेजेस, ग्रामीण इलाकों में भी वेजेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं। कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट उसी दर से, सेम दर से इंक्रीज नहीं हुआ है। फॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में बढ़ रहा है धीरे धीरे। फॉर्मलाइज ज्यादा, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इंडिया में ज्यादा हो रहे हैं अब डेवलप, है ना। इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ई श्रम पोर्टल लाया गया है ताकि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर कर सके खुद को, उनको सपोर्ट किया जा सके आगे चल के। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन लॉन्च किया गया है ताकि सोशल सिक्योरिटी जो है सिंगल प्लेटफॉर्म पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को दी जा सके। फिर जॉब क्रिएशन के लिए क्या क्या एक्शन दिए गए हैं, सबसे पहले तो 4 लेबर कोड जो है उनको फॉर्मलाइज कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। कोड ऑन वेजेस हो गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो गया, फिर आपका वर्किंग कंडीशन कोड हो गया। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी पे ध्यान रखते हुए इंडिया जो है वो डिजिटल इकोनॉमी की स्किल्स जो है वो सिखा रहा है। गिग वर्कफोर्स जो है उसको प्रमोट कर रहा है, पर उसकी सेफ्टी का भी ध्यान दे रहा है। गिग वर्कफोर्स ऐसे समझिए कि फ्रीलांसर टाइप, ठीक है। फिर ग्रीन वर्कफोर्स जो है उसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है। ग्रीन वर्कफोर्स का मतलब कि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का है, उसके लिए भी तो स्किल चाहिए ना, तो उसके लिए ऑलरेडी ट्रेनिंग देना, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में जॉब क्रिएट करना रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, उसी को ग्रीन वर्कफोर्स बोलते हैं। स्किल डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि लगभग 90.2% हमारी वर्कफोर्स ऐसी है जिनके पास सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन है वो अभी भी नहीं है और उससे बहुत कम है, और बहुत सारे लोगों के पास वो स्किल ही नहीं है जो जॉब के हिसाब से चाहिए। ये अभी भी अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ा हुआ है। इंडिया स्किलिंग के लिए और रीस्किलिंग अपस्किलिंग के लिए लगातार नई स्कीम लाता है, जैसे कि हमारे पास स्किल इंडिया मिशन भी है। फिर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए प्रधानमंत्री वो जो आपके कौशल ही बोलते हैं आई थिंक इसको। अच्छा, इसका फुल फॉर्म एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विकास योजना है, आई थिंक इसको ऐसे समझिए, मुझे इतना पता है कि ट्रेनिंग को लेके है, ठीक है। विमेन को भी इसी प्रोग्राम के तहत जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है पीएमकेवीवाई के अंतर्गत। इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के चलते बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। मतलब 10th के बाद अगर नहीं आपके पास पढ़ने की क्षमता है तो फिर ये इसके तहत वोकेशनल एजुकेशन जो है वो हासिल की जा सकती है, डिप्लोमा हासिल किया जा सकता है, उसके हिसाब से जॉब पाई जा सकती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया फोकस कर रहा है। स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल आया है इंडिया। इसके अलावा नए नए इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज बनाए जा रहे हैं क्योंकि डिजिटलाइज हो रहा है पूरा वर्ल्ड, है ना। कंक्लूजन यही है कि इंडिया को एक इनेबलिंग एनवायरमेंट जो है वो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए प्रोवाइड करना होगा ताकि वर्कर्स का राइट भी प्रोटेक्ट होता रहे और हमारे यहाँ पे जॉब का जनरेशन जो है वो लगातार होता रहे। नेक्स्ट बात करेंगे लेबर इन द एआई एरा। दिस इज द लास्ट चैप्टर। एआई जो है वो लेबर मार्केट को डिसरप्ट करेगा आने वाले सालों में, ये बोला गया है। तो एआई जो है वो जॉब्स भी खाएगा, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया है। तो इंडिया को इससे डील करने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर इसको अच्छे से मैनेज किया तो सही है, वरना जब जब आपका टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है वैसे वैसे ही पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हार्डशिप लोगों को फेस करना पड़ा है। किया क्या जा सकता है कि लेबर ऑगमेंटेशन पे फोकस किया जा सकता है कि एआई के साथ मिलकर ह्यूमन काम करे, ना कि लेबर को रिप्लेस कर दे एआई, ठीक है। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस जो है उस पे फोकस किया जा सकता है जिसमें ह्यूमन और मशीन की कैपेबिलिटीज को जोड़ के देखा जा सके, और इंडिया जो है वो खुद की लेबर मार्केट को और ज्यादा इसी हिसाब से बदलते हुए एआई की
एआई के हिसाब से बदलते युग के हिसाब से इंडिया अपनी लेबर मार्केट को इवॉल्व कर सकता है ताकि आगे चल के इंडिया के अंदर लोगों को जॉब का जो खतरा है वो ना रहे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इसके लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना होगा, क्योंकि जैसे ये आ गया तो बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया गया, जॉब से हटा दिया गया, ये कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं किया ना, तो इसीलिए उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए ताकि एआई के साथ जो सेंसिटिव इश्यूज जुड़े हैं पहले उनको भी कंसिडर किया जा सके। तो एआई और ऑटोमेशन वो इंडिया की लेबर मार्केट को भी डेफिनेटली शेप करेगा, रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों है, तो जरूरी यही है कि उसके हिसाब से स्किल एक्वायर करके जॉब्स को क्रिएट किया जा सके इंडिया के अंदर। तो इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे हमारी पीटी 365 साइंस एंड टेक की मैगजीन। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।